है नहीं ना। राजीव शुक्ला बैठे। श्री राजीव शुक्ला मैंने नाम बोला है। क्या हुआ? मैं आपसे ज्यादा चलता हूँ नरेश भाई, आपसे ज्यादा चलता हूँ मैं, आपसे ज्यादा चलता हूँ मैं ट्रेन पे, आप नहीं चलते हो। चलिए कार्रवाई चल आप समाजवादी, आजकल समाजवादियों ने ट्रेन से चलना बंद कर दिया है। केवल नहीं, ये नहीं चलते हैं। नहीं, आनंद तो हिमाचल वाले हैं, इसलिए उनको पहाड़ों में कहाँ ट्रेन जाती है। नहीं सर, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि 2 मिनट में अपनी एक तो मैं मंत्री से सीधी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो शताब्दी ट्रेन चली थी, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उस समय, राजीव जी के जमाने में चलाई गई थी, और शताब्दी ट्रेन इस समय पैसेंजर ट्रेन से भी खराब हो चुकी है। हर एक का दबाव रहता है और हर स्टेशन पर रुकने की दरखास्त आती है, और पता नहीं क्यों अभी तक के सारे रेल मंत्री इस बात के लिए कंसीड कर जाते हैं और उस स्टेशन पे बिना ये देखे कि क्या पैसेंजर्स का लोड है, कितने लोग चढ़ रहे हैं और कितने लोग उतर रहे हैं, इसका बगैर देखे जो है वो सिर्फ पॉलिटिकली ओब्लाइज करने के लिए या दबाव में आके अलाउ कर देते हैं कि साहब यहाँ पे ट्रेन रुके। उसकी वजह से शताब्दी ट्रेन इतने घंटे लेने लगी है कि उसका मकसद ही समाप्त हो गया। तो एक मेरा सुझाव मंत्री जी को ये है कि शताब्दी ट्रेन में ये बंद कराएं कि जगह जगह दबाव में रुकवाने के लिए, जब तक उनके पास पूरी जो है इकोनॉमिकल फिगर ना हो कि कितने पैसेंजर्स आते हैं और कितने वहाँ उतरते हैं, जब तक रेलवे के लिए बेनिफिशियल ना हो, शताब्दी एक्सप्रेस के इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा 88.5% जो है ऑपरेशनल कास्ट हम ले आएंगे, लेकिन उसका रोड मैप कहीं नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये इंदिरा जी के ज़माने में 60% होता था ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और 40% जो है वो रेलवे पे इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचता था। धीरे धीरे बढ़ते हुए 94% तक पहुँच गए ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अब इन्होंने 88.5 के लिए कहा है, लेकिन इसमें कहीं बजट में नज़र नहीं आता कि 88.5% का रोड मैप क्या है, किस ढंग से 88.5% तक ये ले आएंगे। वो चीज़ एक मंत्री जी से मैं चाहूँगा कि अपने उत्तर में जरूर स्पष्ट करें। और तीसरी चीज़ ये कि जो डीजल के प्राइसेस कम हुए, रेलवे में डीजल का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और डीजल के प्राइसेस जो कम हुए पैसेंजर को भी पास ऑन नहीं हो रहा, और फ्रेट वाले जो है जो सामान ढोने की बुकिंग कराते उनको भी नहीं मिल रहा। तो ये एडवांटेज वो कहाँ पे ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर आम जनता को, यात्रियों को और सामान भाड़ा ढुलाई वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा तो सामान भी बाजार में महंगा होगा और यात्रियों को भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, टिकट देने पड़ेंगे। ये 3 बातें मैं मंत्री से पूछना चाहता था। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री वैष्णव जी परिड़ा। Thanks for giving me this opportunity. Sir, I want to bring the notice of the Minister that in railways there are 80,000 engineers, graduate engineers and diploma engineers. For them, the railway is smoothly working and they take the risk of even day and night they work also. Sir, they have one organization, All India Railway Engineers Federation. This organization is not recognized by the government or the railway. They were kept in the labor unions, the workers' unions of railway. But their duties, their way of functioning, their problems are different from the other employees or the workers and laborers of the railways. So they have been demanding since decades that they should be given recognition and this should be treated separately from the workers and the laborers. Sir, this one. And for that also, sir, the Railway Safety Review Committee led by Justice Khanna, Justice Wanchu, Justice Sikri and Second Indian National Labour Commission in 2002 have categorically recommended separating engineers from labour trade unions and to give separate recognition to them in view of their nature of duties, responsibilities and mode of recruitment and training, sir. This is my request to the Minister to look into this problem and give them, so they will be able to solve their problems and they will be more helpful to work properly for the interest of the railway, sir. One thing. Second thing, sir, 1 minute, sir. You told me 3 minutes, sir. Sir, another thing, my friend Bhupender Singh also raised that question. Some districts of Odisha bordering
to the bordering to Chhattisgarh and Andhra. Those districts, Nabarangpur, Noapada and Malkangiri, these districts are very backward, sir. And especially the Naxalite movements is very active also in that area. But those in that area, there is no rail line. So they have been coming to the railway stations, crossing about 150 kilometers to catch the railway. Sir, for so many years, they have been demanding that a new line should be built from Kantabanji to Bhadrachalam, Andhra, via Rajkharihar and Ammapalli of this Malkangiri and Nabarangpur district. Sir, my request to you, other friends, my friend A.B. Swami also raised this question, and Mr. Bhupendra Singh also brought it to your to your notice, sir. This one, please consider this one and include in this in your budget, sir, this time. Sir, another one I want to bring to notice that there is one place, Jajpur in Odisha, which is a very ancient city and now the district headquarters of Jajpur district. And there is one industrial hub near to that place, yes, Kalinga Nagar, and okay. That Sukinda is the very rich mineral area. Sir, our proposal is to connect this Kalinga Nagar, Jajpur road with the Dhamra port via Jajpur, sir. And last year, when we requested the railway ministry very kindly allotted 14 lakhs of rupees to conduct a survey, and the survey is completed. And now my request is to please include in your project list from the rail line from Jajpur road to Dhamra port via Jajpur, and this will reduce the expenses of your transporting minerals from Sukinda to Dhamra port. It will reduce about 92 kilometers and it will be more beneficial for profitable for the railway. Sir, with this, thank you very much, sir. Now there are almost 2 minutes. One suggestion to the Honorable Minister. India produces about 4,000 coaches every year, and there are about 60,000 coaches on track. So to my mind, the single biggest blot on the Indian railways is the lack of proper sanitation. It is the largest open sewer system in the world. And this has implications not just for hygiene, but also for the safety because of the corrosion of the track. So the bio-toilet program was initiated 2 years ago, and 9 trains in the Indian Railways are now fitted with bio-toilets. Every coach has about 4 toilets. I would request the Honorable Minister that in the next 5 years, we should have a time-bound plan that all new coaches will be installed with bio-toilets, and all existing 60,000 coaches will have bio-toilets. So going by the pace of the program in the current year's budget, it will take us 15 to 20 years. I request the Honorable Minister to have a crash program in the next 4 to 5 years. Okay. Not only new coaches, but the existing coaches will be retrofitted with bio-toilets, because that is the only way you can solve the sanitation problem, which is such a big blot on our country, thanks to the poor way in which the sanitation has been handled in the Indian Railways. सर डिप्टी चेयरमैन सर, ये अभी सीताराम येचुरी जी ने और शरद यादव जी ने मामला उठाया था ये हम लोगों के मार्च के एमपीज के मार्च का, और उस पर आपने डायरेक्शन भी दिया था। मंत्री जी ने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर को भेजा गया, वो पता लगा के आ रहे हैं। मेरे ख्याल डिफेंस मिनिस्टर जी ने उनको रिपोर्ट कर दिया है, जरा अपडेट कर दें कि क्या हुआ उसमें, क्योंकि अब 5 बजे के बाद हम लोगों को जाना है यहाँ से, तो पता चला उसमें रास्ते में। एक मिनट रुक जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। अच्छा, नो, I will inform. The point is, it was raised in the morning. It was raised in the morning, and I also got a copy of the letter given to organize a CPIM office, where it has been said that
the march because of 144 prohibitory orders. The march, let me say, no, other parties may also got, I got this copy only, but then after getting this, I got it verified. I had given in the morning direction to the government to reconsider if such an order is there, preventing the MP's march, and Sri Naqvi had assured that it will be taken up. And after getting this, I got it verified from the Home Secretary and the Commissioner of Police. That instruction is already gone, and the Home Secretary and the Commissioner of Police told me there is no bar, MPs can march and go, because they have already given the instruction as promised. So there is nothing to be worried about it. The march, MPs, only, see, unless you do something unlawful other than, see, I have no guarantee if you resort to some other unlawful activities, but if you are, Sir, we do it very consciously. that is, you, Sir, MPs can march. सर जैसा कि उपसभापति जी आपने कहा और जो आदरणीय सदस्यों ने विषय को उठाया था और ये पत्र भी अभी मिला, जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और जहां तक लोकतांत्रिक अधिकारों का, जनतांत्रिक अधिकारों का सवाल है, उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता बहुत स्ट्रांग है और हम किसी की भी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो उसके हम खिलाफ हैं। Not only I should thank Mr. Naqvi, because morning I gave the direction in this house, and I am Home Secretary said it has been implemented, direction they got, and it has been implemented. So there is nothing to worry about that. Now, therefore, those who want to march and go can certainly march and go, but others can sit here and conduct the business. भेजा है, पत्र भेजा है, तो जवाब भी लिख के देना चाहिए। मंत्री जी आप लिख के दे दीजिए, सीपीएम और तृणमूल और समाजवादी और कांग्रेस सबको। वीपी सिंह को बुलाओ, बट हमने लिख के तो दिया नहीं था, हमने लिख के नहीं दिया, हम तो हमें ज़बानी आपने कहा, हमने ज़बानी जवाब दिया। गुलाम नबी जी, मिस्टर गुलाम नबी आजाद, Mr. Ghulam Nabi Azad, you said you want to speak, then do it. माननीय, you sit here. माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोलना। आज मैंने पिछली दफ़ा I hope now you cannot ask a question. रेलवे मिनिस्ट्री की वर्किंग के बारे में बात की थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया। इस दफ़ा ज़्यादातर मैं जम्मू कश्मीर के बारे में ही बात करना चाहता हूँ। सर, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रोड, बारामूला रेलवे लाइन पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर के लिए और कश्मीर को विशेष रूप से देश को जोड़ने के लिए जो काम शुरू किया, ये अगस्त 2007 को ये रेलवे लाइन कंप्लीट होना चाहिए थी, लेकिन चूंकि जम्मू और विशेष रूप से उधमपुर और बानहाल के बीच में जो टेरीन है, पहाड़ी इलाका है और बहुत सारे टनल्स बनाने हैं, बहुत सारे पुल बनाने हैं, और मेरे ख्याल में भारत में जितनी भी रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं, इसमें इतने थोड़े से सेक्टर में शायद देश का ये पहला रीजन होगा कि जहां इतने लंबे लंबे और इतनी ज़्यादा संख्या में टनल बन रहे हैं, और विश्व का सबसे बड़ा पुल ऊंचाई का भी वहीं बन रहा है, जिसकी वजह से इसमें विलंब हुआ, अलाइनमेंट चेंज हुई कई दफा। अब नई जो कंप्लीशन की डेडलाइन है वो 2017 को, लेकिन 2017 पिछले साल, बानहाल से लेकर अगले साल है। कश्मीर से जो उधमपुर तक पटड़ी, रेल की पटड़ी आनी थी, वो बारामूला से लेकर और बानहाल तक
तो चालू हो गई है और बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और मेरे ख्याल में एक पूरे भारत के लिए जो पर्यटक हैं उनके लिए एक नई चीज है कि वादी के बीच में जब वो रेल का उपयोग करते हैं। लेकिन सवाल है बानहाल और उधमपुर के बीच में कब मुकम्मल हो जाए। हमें जानकारी मालूम हुई है और माननीय रेलवे मंत्री जी उसके बारे में बताएंगे कि श्रीधरन कमेटी अभी बनी है और श्रीधरन कमेटी ने फिर रीअलाइनमेंट के बारे में बात की और उसके साथ रीअलाइनमेंट के साथ साथ जैसे जिस ब्रिज का मैंने रेलवे ब्रिज का यहां जिक्र किया, चर्चा की, जो 359 मीटर ऊंचा बनेगा दरिया से, क्योंकि अभी तक का जो दुनिया में सबसे ऊंचा ब्रिज था 323 मीटर्स का, वो मिलाओ वायाडक्ट ब्रिज साउथ फ्रांस का था, तो ये उससे भी बड़ा बन रहा। तो श्रीधरन कमेटी के दो सुझाव जो हमें बताया गया है, तो एक तो रेलवे की पूरी अलाइनमेंट कहीं न कहीं चेंज करना है और दूसरा प्रश्न चिन्ह उन्होंने इस पुल के बारे में, सेफ्टी के बारे में, हाइट के बारे में। मेरा यह कहना है कि अगर 323 मीटर ऊंचाई का पुल साउथ फ्रांस में कई दशकों से खड़ा रह सकता है, तो ये 359 मीटर का पुल दरिया के ऊपर क्यों नहीं खड़ा हो सकता। और इस पे बहुत काम हो चुका है, मेरे ख्याल में 50% से ज्यादा काम हो चुका है। मैं उसके ऊपर कई दफा हेलीकॉप्टर से इलेक्शनों में अभी देखा बना हुआ भी है। तो उसका मतलब है कि एक तो रीअलाइनमेंट ऑफ ट्रैक होगी और इस ब्रिज के बजाय और कोई नया ब्रिज बनाना होगा, तो उससे पता चलेगा कि फिर कई दशक ये आगे चले जाएगा। सर सवाल ये नहीं है, प्रश्न इतना पैदा नहीं होता है कि भाई डिले होता, डिले के साथ साथ कितना कॉस्ट एक्सकेलेशन हो जाता। मेरे पास जो आंकड़े हैं 1994-95 में इस रेलवे लाइन पे सिर्फ 1500 करोड़ खर्चा आता था। फिर 1999 और 2000 के बीच में इस पर 3000 करोड़ खर्चा आता था। 2006 और 7 में 9341 करोड़ के खर्चे का अनुमान था और 2010 तक अब 19,500 करोड़ के खर्चे का अनुमान है, जबकि 20,000 करोड़ पहले खर्च हो चुके हैं अभी तक, और अभी और 14-15,000 करोड़ और लगेंगे। तो 20,000 करोड़ और 15,000 करोड़ हो गया 35,000 करोड़। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 1,500 करोड़ से लेकर 35,000 करोड़, जितना हम इसमें विलंब करेंगे, समय लगाएंगे, उतना पैसा भी ज्यादा लगेगा। और पैसे के साथ साथ 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस रेलवे कनेक्टिविटी की जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ी इस हाउस में, इस सदन में कई दफा चर्चा हुई है, नेशनल इंटीग्रेशन के बाद जम्मू कश्मीर के और विशेष रूप से कश्मीर घाटी के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों के साथ, देश के दूसरे विभागों के साथ इंटीग्रेट करना, उनको जोड़ना। और जोड़ना तो फिजिकल जोड़ना तभी संभव हो पाएगा जब रेल वादी से तमिलनाडु जाएगी, कश्मीर से कन्याकुमारी जाएगी, गुजरात जाएगी, असम जाएगी, बंगाल जाएगी, हैदराबाद, बेंगलोर जाएगी। अभी उनको जम्मू आना पड़ता है या उधमपुर आना पड़ता है। अधिकतर लोग उधमपुर को भी अवॉइड करते हैं, जम्मू ही आते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो एक तो नेशनल इंटीग्रेशन का, यहां के हमारे देश के सभी लोग कहीं भी दक्षिण में या और किसी
प्रांत से बैठेंगे और सुबह कश्मीर वादी में पहुंचेंगे। तो नेशनल इंटीग्रेशन मेरे ख्याल में सबसे बहुत जरूरी है, और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कोई भी पैसा लगे वो बहुत कम। दूसरा है ट्रेड। ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर और हमारा स्टेट ही जम्मू कश्मीर, और जम्मू से आगे तो और भी कश्मीर बिल्कुल कोने में। कोई भी चीज का भाड़ा लेना हो तो कश्मीर पहुंचते पहुंचते उसका भाड़ा इतना महंगा हो जाता। अगर ट्रेन से सामान जाए तो लोगों को फायदा होगा। कश्मीर से जो फ्रूट आता है, अलग अलग किस्म का अखरोट आते हैं, बादाम आते हैं, सेब आते हैं, और उसके साथ जितनी पेपरमाशी होती है, कालीन देश भर के लोगों को लिए जाते हैं। तो देश भर के लोगों को भी जो कश्मीर में बनी हुई चीजें हैं, चाहे फल फ्रूट हो या वहां की दूसरी कारपेट्स हो या दूसरी चीजें, वहां के शॉल हो, बनने वाली चीजें हैं, वो भी देश के दूसरे हिस्सों में सस्ती मिल सकती। और तीसरा है टूरिज्म। टूरिज्म को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो ट्रेड, टूरिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए मैं समझता हूं कि ये जितना भी जल्दी हो सके उधमपुर से लेकर बानहाल को ट्रेन से जोड़ा जाए। रीअलाइनमेंट का ये निर्णय लिया जाए क्या कब रीअलाइनमेंट करनी है, ये अगर हम रेलवे बोर्ड पर छोड़ दें जाए या उस कमेटी पर छोड़ दें और उसका निर्णय कई सालों तक नहीं होगा तो फिर हमें पैसा भी बहुत लगेगा और नुकसान भी होगा। उसके साथ ही कश्मीर के बारे में और मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जम्मू राजौरी पुंछ को जोड़ दें, जम्मू को राजौरी और पुंछ से जोड़ दें कि हम बड़े अरसे से बात कर रहे हैं, उसको जोड़ने के लिए काम शुरू होना चाहिए। बारामूला से कुपवाड़ा अप टू टंगडार, उसको जोड़ने का काम करना चाहिए। उधमपुर से डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे इस साइड के, उनको जोड़ने का काम शुरू करना चाहिए। दूसरा मैं इशू उठाना चाहता हूं लैंड यूज का। ये पूरे देश के लिए बहुत सारी जमीन रेलवे स्टेशंस पर, दिल्ली से लेकर और जितने बड़े स्टेशंस हैं उनके आसपास। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था और रेलवे मंत्री जी उस वक्त खुद आज की जो मुख्यमंत्री हैं टीएमसी की ममता जी, वो रेलवे मंत्री थी, तो हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, बिल्कुल बाकायदा दोनों के सिग्नेचर्स हुए थे, सब मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स, दोनों मिनिस्ट्री के ऑफिसर, रेलवे बोर्ड के सभी लोग थे, कि इसका जमीन का उपयोग कैसे किया जाए, हॉस्पिटल्स बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाए। वो ज्यादा आगे बढ़ा नहीं, रेलवे मिनिस्ट्री में फ्रिक्वेंट चेंजेस हो गई मिनिस्ट्रीज में और उसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाया। तो मैं सोचता हूं कि आपके पास वो पड़ा हुआ है, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम हो सकता है, आपके हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट्स के मिनिस्ट्री 2 अलग अलग मिनिस्ट्रियों के बीच में, तो एक तो उस लैंड का यूज का इस्तेमाल किया। तीसरा है, ये मैंने सुझाव रेलवे मंत्री जी को हमारे दिया था, लेकिन वो बड़े फैग एंड पे मुझे आइडिया। हम यहां हमारे मंत्रालय 3-4 साल बराबर एक रेल लेते थे किराए पे, रेलवे मंत्रालय से 10-15 करोड़ उसका हम भाड़ा देते थे, और पूरे साल के लिए हम एड्स, HIV एड्स के एडवर्टीजमेंट के लिए उसको इस्तेमाल करते थे पूरे देश के लिए। तो पिछले साल इलेक्शन से 1-2 महीने मुझे आइडिया आया जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचा कि देखो कितनी सुंदर हमने इस रेल को बनाते हैं, चाहे 3-4 साल से इसका कलर हम बाहर से करते हैं, उसमें हम HIV एड्स से दूर रहने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, सरकार क्या कर रही है, ये तमाम उसमें लिखते थे। तो मैंने रेलवे मंत्री जी को तब आइडिया दिया था कि ये स्वास्थ्य से संबंधित, एक तो हमारी अधिकतर आप देखते हैं कि गाड़ियां बाहर से साफ सुथरी भी नहीं होती हैं, जैसे हम
जैसे हमारे मेट्रो है ऐसी कलरफुल नहीं है, बिल्कुल काली है हमारी गाड़ियां। तो अगर बहुत कलर, अब मैं उस पर उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बिल्कुल रंग ऐसा है कि बिल्कुल पता नहीं, साफ सफाई तो अलग की बात है। तो अगर हम ये ट्रेन्स अलग अलग एरियाज में इन पे हम टेंडर करें और एडवर्टीजमेंट के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन एडवर्टीजमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, एडवर्टीजमेंट मंत्रालयों के एक मैं जरूर यहां करना चाहूंगा, पार्टीज के एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं, फिर हम दूसरे ट्रैक पे चले जाएं। लेकिन मिनिस्ट्रीज के लिए, स्वास्थ्य से लेकर सड़कों के लिए, दूसरी जो लोगों को एजुकेट करने वाली बात है, और शायद कुछ रेवेन्यू कमाने के लिए भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक चलती फिरती पूरे कश्मीर से ट्रेन जा रही है, वो जम्मू कश्मीर से ट्रेन जा रही है, वो दक्षिण में जा रही है, दक्षिण से आ जा रही है, दूसरे हिस्सा में जा रहे। एक तो ट्रेनें भी साफ सुथरी दिखेंगी क्योंकि उनके बीच में उनके बाहर से पेंट किया हुआ होगा, तो अलग अलग मल्टी कलर्ड लगेंगी, और उसमें एडवर्टीजमेंट भी होंगे। एडवर्टीजमेंट लोगों को जागरूक करने के लिए होंगे, उनको जानकारी भी होगी। कुछ एडवर्टीजमेंट पैसा कमाने के लिए हो सकता है, आपका रेवेन्यू आ सकता है। तो मेरा ये दूसरा और आखिरी सुझाव था। बहुत बहुत धन्यवाद।